If you are an ICSE class 10 student, then you should watch this video till the end. सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था, नहीं क्या कर दिया था? तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले, तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके ऐसे सेम में मजा आ गया सर, सारे सेम क्वेश्चन थे। मतलब स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ना था सबसे की हो गया जो आपने पढ़ाया सर वाले की हिसाब के बिना कुछ नहीं था। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विद मी पायल सिंह। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। व्हाट डज डिक्टेटरशिप मीन्स? Dictatorship is a form of government where there is one single leader or maybe a small group of leader who have the absolute power or authority. कहानी शुरू होती है after the First World War. First World War brought massive destruction in whole of Europe and it affected people socially, economically and politically. Europe suffered from unemployment, political instability and social unrest. इसकी वजह से इमर्जेंस होती है कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ होल्ड करते हैं, सच एज सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, नाजिज्म एंड फाशिज्म। इटली और जर्मनी में भी लीडर्स लाइक बेनिटो मसोलिनी और एडोल्फ हिटलर स्टैब्लिश करते हैं डिक्टेटरशिप रूल। द अथॉरिटेरियन रूल इन इटली वॉज कॉल्ड फैशिज्म एंड इन जर्मनी इट वॉज कॉल्ड नाजिज्म। अब फैशिज्म क्या है पहले ये समझते हैं। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फैशिज्म इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड फैसियो विच मीन्स यूनियन और लीग। ये जो सिंबल है वो फैशिज्म का सिंबल है। क्या सिग्निफाई करता है ये सिंबल? दिस इज अ बंडल ऑफ स्टिक दैट इज बाउंड बाय एन एक्स, सो इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड अथॉरिटी। इट इज अ सिंबल ऑफ रोमन एम्पायर। डेफिनेशन फैशिज्म का होगा, इट मीन्स ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप वेयर द पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन वन मैन ओनली। ये ध्यान रखना है कि फैशिज्म की आइडियोलॉजी थी कि जो पावर है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए। दैट मीन्स फैशिज्म वॉज टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द अदर टू ओबे द ऑर्डर्स। तो सबको सब जो भी लीडर होगा उसकी बात माननी है। सो फैशिज्म वॉज इंटेंसली नेशनलिस्टिक एंड एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो एंटी डेमोक्रेटिक था, एंटी कम्युनिस्ट था, एंटी सोशलिस्ट था। सो इट वॉज वन सिंगल लीडर हु हैज टू बी लिसन टू एंड टू बी ओबेड एंड फॉलोड। अब क्या कारण थे जिसकी वजह से फैशिज्म का राइज हुआ, फैशिज्म स्टैब्लिश हो गया ओवर द पीरियड इन इटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जो सबसे पहला कारण था वो था ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई का जो क्लॉज था उससे इटली काफ़ी नाराज थी। Discontentment was there after the Treaty of Versailles. Italy joined the Allied powers in the First World War to gain territories of Austria-Hungary, Turkey and some part of Germany. लेकिन जो वादा ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली से किया था कि वॉर ख़त्म होने के बाद उनको ये टेरिटरीज देंगे, वो वादा ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरा नहीं किया। सो इटली वॉज वेरी अनहैप्पी। दूसरा कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस। किसी भी वॉर के बाद किसी भी देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द वॉर। यही हुआ इटली के साथ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। Many soldiers were left unemployed. Trade and commerce was ruined, leading to a large-scale unemployment and food shortage. तो ये economic crisis दूसरा कारण था for the rise of fascism. Political instability तीसरा कारण। Democracy was introduced in Italy for the first time in 1990 और 1990 से लेकर 1922 तक there were 6 government coalition government that were formed। तो कितनी political instability थी, सरकार गिरती थी फिर दूसरी सरकार बनती थी और किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से आए दिन नई सरकार फॉर्म होती थी। तो elections failed to give a clear majority to any single party,
So they were unable to deal effectively with the problems of unemployment. आए दिन राइट्स होते थे, जो कम्युनिस्ट थे, जो आपके सोशलिस्ट थे, वो आए दिन फैक्ट्रीज में और वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते थे, राइट्स होते थे रोड पे, तो इसको कंट्रोल करने में जो सरकार थी वो नाकामयाब थी. दिस सिचुएशन वॉज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द फैशिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी. अब यहाँ आते हैं मुसोलिनी. अब मुसोलिनी की थोड़ा सा बैकड्रॉप समझते हैं. हु वॉज मुसोलिनी? मुसोलिनी वॉज बेसिकली, यू कैन से, ही वॉज अ रिपोर्टर. वो एडिटर थे एक न्यूज़पेपर के, और वर्ल्ड वॉर 1 में वॉर में इटली की तरफ से वो लड़े भी थे. ही वॉज अ सार्जेंट इन द वर्ल्ड वॉर 1 इन द आर्मी, बट चोट लगने की वजह से वो कुछ समय में ही वापस आ गए. सो ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे और अपने स्पीचेस के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे. एंड ही मेड way in this scenario where he promised the people for a strong national government. तो उनकी जो स्पीचेस थी वो इस तरह की थी, इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि वो बार बार लोगों को ये एहसास दिलाते थे कि सरकार नाकामयाब है इटली के इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने में, और आप मुझे मौका दीजिए और मैं इटली की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसे वापस लेके आऊँगा. जो रोमन एम्पायर के टाइम की इटली थी, मैं वापस उसी इटली को स्टैब्लिश करूँगा. एंड आई विल मेक श्योर दैट अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी एंड ग्रोथ होगी इटली की. ऑल दैट ही प्रॉमिस टू द पीपल एंड पीपल वांटेड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. लोग थक गए थे इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख के कि उनको लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है. एंड मुसोलिनी केम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इटली. चौथा जो कारण था वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था. जो एरिस्टोक्रेट थे और जो लोअर मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास ग्रुप के बीच में काफ़ी क्लास कॉन्फ्लिक्ट था. द रियल इशू वॉज दैट वेदर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ द एरिस्टोक्रेट. क्या उनके पास ये कंट्रोल रहना चाहिए? एरिस्टोक्रेट इज द रिच पीपल एंड वुड देयर बी अ बैंड ऑफ लेस प्रिविलेज पीपल इन द मेजॉरिटी? सो द कॉमन मैन वॉज प्रॉमिस्ड. कॉमन मैन जो थे उनको ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे वर प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी रिवॉर्डेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ग्रेटर अटेंशन वुड बी गिवन टू देयर इकोनॉमिक नीड्स. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो पीपल वर वेरी अनहैप्पी. दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट promises that were made which were not fulfilled after the First World War. So that became another cause for the rise of fascism. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन बना ही था पीस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपना काम करने में नाकामयाब रहा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज established to maintain peace in the world and to prevent wars. But it proved weak and failed to achieve its aim. It failed to check the rise of dictatorship. Italy और Germany दोनों में ही एक एक dictators they were rising up and League of Nations ये देख रहा था and वो चुप बैठा हुआ था. They were knowing that it will eventually lead to some kind of crisis in the future. But the League of Nations failed to fulfill its duty. Had it acted well in time, अगर लीग ऑफ नेशन ने रोक दिया होता इन लीडर्स को समय पे, the ambitious plan of Mussolini and Hitler would not have materialized. तो लीग ऑफ नेशन अपना काम करने में असफल रही. जो छठा कारण है वो थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनलिज्म. Socialists, including anarchists, communists, and social democrats, created an environment rife for fascism. इतना ज़्यादा दंगे फसाद, राइट्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही थी इटली में, सरकार स्टेबलाइज नहीं हो पा रही थी, और यही वजह थी कि एक फैशिस्ट लीडर का जन्म होता है. इट पेव्ड वे फॉर द फैशिस्ट लीडर. Inspired by the Russian Revolution, communists promoted revolutionary ideas and action. Russian Revolution 2 साल पहले हुआ था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को स्टैब्लिश किया गया था, और उससे इंस्पायर होके इटली में जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी चाहते थे कि इस तरह की सरकार इटली में स्टैब्लिश हो, लेकिन वो इसको करने में नाकामयाब रहे. और तो और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि स्ट्राइक कर दो, दंगे कर दो, सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई. तो दैट ब्रॉट लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इटली. पेजेंट्स सीज द लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो यही है कि एवरी प्रॉपर्टी, और यू कैन से कि
all the resources belong to the nation and it needs to be distributed equally among the people. तो जो गरीब लोग थे, पेजेंट थे, वो अमीर लोगों की लैंड्स ले रहे थे, छीन रहे थे और इसमें काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे. वर्कर्स ट्रेड स्ट्राइक, वर्कर्स को भी फॉर बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन, दे वर स्ट्राइकिंग, गोइंग ऑन स्ट्राइक. दे सैबोटाज्ड मशीन्स एंड टुक कंट्रोल ओवर द फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हो रही थी. कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बेसिकली आवाज़ उठाई जा रही थी. फैक्ट्री ओनर्स थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी और उस चक्कर में दंगे फसाद, स्ट्राइक्स, तोड़फोड़ ये सब चल रहा था इटली में. द कम्युनिस्ट सॉट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड सीज पावर, क्रिएटिंग chaos. और इसकी वजह से बहुत chaos था. देयर वॉज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री. अब आते हैं 7वें रीज़न पे, लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मसोलिनी. मसोलिनी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वेरी स्ट्रॉन्ग ओरेटर. तो जिसकी वजह से द पीपल वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स Mussolini and they believed that he can give a strong governance to Italy. Benito Mussolini played a key role in shaping the rise of fascism in Italy. Mussolini was a charismatic leader. जिसे कहते हैं ना कि एक करिश्मा होता है, जब वो बोलते थे तो हज़ारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते थे. और उन्होंने प्रॉमिसेस ऐसे किए कि ही विल रिस्टोर द ऑर्डर, ही विल ब्रिंग बैक द नेशंस प्राइड एंड प्रॉस्पेरिटी बैक टू इटली. लोगों को और क्या चाहिए था? लोगों को चाहिए था कि रोज़गार मिले, वापस से इकोनॉमिक क्राइसिस से जो लोग जूझ रहे हैं वो सब सही हो जाए, इटली की जो प्राइड थी वो वापस आ जाए, मिलिट्री स्ट्रांग हो जाए. तो ये सारी चीज़ें मसोलिनी प्रॉमिस कर रहा था लोगों से. एंड दैट व्हाट मेड पीपल बिलीव हिम दैट if we make him our leader, we will get back all these things. So his strong leadership appealed to the Italians who were disillusioned with the political instability and economic problems of the time. आने वाले समय को obviously लोग नहीं जान पा रहे थे कि आने वाले समय में ये आदमी जो है, ये जो लीडर जिसको हम इतना फॉलो कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम बन जाएगा हमारे लिए. But they were looking for a short-term goal. Mussolini's vision of powerful centralized state attracted support from various sectors of the society, especially the capitalist. जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट, वो सपोर्ट कर रहे थे. लोअर मिडिल क्लास में टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सपोर्ट कर रहे थे मसोलिनी को. तो सपोर्ट मिलने की वजह से मसोलिनी वॉज गेनिंग पावर. This is the flow chart for the rise of fascism, and this way you can prepare your notes. What was the aim of fascism? Aim क्या था? Fascism was an antithesis of democracy. मतलब डेमोक्रेसी के वो टोटली अगेंस्ट थे. They believed that democracy was not suitable for the country because it widens the gulf between the rich and the पुअर. तो वो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट थे, वो कम्युनिज्म के भी अगेंस्ट थे, वो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट थे. वो बिलीव करते थे टोटलिटेरिज्म में. they believed in authoritarian rule. Fascists supported one party one leader. उनका ये मानना था कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वन पार्टी होनी चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, एंड देन ओनली अ कंट्री विल प्रोग्रेस. Fascists favored equal control over all sections of the society. Fascists laid stress on nationalism. और जो nationalism is a good thing, but aggressive nationalism कि दूसरे छोटे देशों के ऊपर आप आक्रमण करो और उनके रिसोर्सेज को आप ले लो और फिर अपनी कंट्री को उससे बड़ा करो, इस पे वो बिलीव करते थे. and not on individual institutions. They believed that the interest of the state must get precedence over the individual interest because individual gets all their rights from the state. तो individual interest में वो believe नहीं करते थे. उनका मानना था कि हर individual के जो rights हैं वो state देता है, वो सरकार देती है, वो country देती है. तो country पे focus होना चाहिए, ना कि individual interest पे focus होना चाहिए. Fascist also favored aggressive foreign policy and regarded war as an instrument for further national interest. तो उनका मानना था कि जितने भी छोटे मोटे देश हैं या जो कमज़ोर देश हैं उनको आप ऑक्यूपाई कीजिए, उनके रिसोर्सेज को आप ले लीजिए और फिर अपने देश को और मजबूत और बड़ा कीजिए. Fascism regarded quality more important than quantity, therefore opposed the form of democracy
which equates nation to the majority. एम के साथ फैशिज्म इटली में ग्रो कर रहा था. Italy was reunited under Victor Emmanuel II between 1860 to 1870. At the beginning of the First World War, the country was being ruled by King Victor Emmanuel III, who was a very weak ruler. He was not a very strong ruler. So Italy lagged behind in industrialization and acquiring colonies. जहाँ पे जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ये सारी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे. इटली फेल्ड टू बिल्ड एनी कॉलोनीज. सो दैट वाज द रीजन ओनली बिकॉज the ruler was weak. However, Italians were proud of their historical legacy and open to the idea of reviving national glory. तो जब मैसोलिनी ने बोला कि जब रोमन एम्पायर था और जितनी ग्लोरी थी इटली की, तब उस टाइप का रूल हम वापस लेके आएंगे, इटली विल बी गिवन बैक दैट ग्लोरी. सो पीपल wanted to believe him, they wanted that pride back, so they supported Mussolini. Rise of Mussolini. Benito Mussolini was initially a socialist but turned as against anti-socialist to seek financial support from industrialists. Mussolini के father भी socialist थे and he himself was a socialist in the initial year. लेकिन later on, since he needed financial help, he had to be anti-socialist, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे वो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे. सो फिर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजीज थी टोटली कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थी. दे डिड नॉट वांट दैट द मनी शुड बी इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल एंड दे बिलीव दैट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो ऑब्वियसली जो पैसे वाले लोग हैं वो इसके अगेंस्ट थे. एंड सिंस Mussolini wanted the financial aid and help to grow as a leader and support his party, he had to be anti-socialist. He formed different groups called fascios, meaning group of or bands, who organized violence against socialist and कम्युनिस्ट. इन्होंने एक स्ट्रीट फाइटर्स की ग्रुप रेडी किया जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों पे अटैक करते थे, उनको लोकल गवर्नमेंट से हटाते थे और वो ब्लैक शर्ट पहनते थे. लेटर ऑन दैट ग्रुप वाज कन्वर्टेड इनटू अ फैशिस्ट पार्टी. तो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वोर ब्लैक यूनिफॉर्म known as black shirts, use symbol of faces, that is the bundle of rod tied together, symbolizing unity and authority. Mussolini later organized these groups into a fascist party. Now, the fascist party organized a conference in Naples. The conference was held in Naples in October 1922 with around 40,000 armed fascist volunteers. अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि आप 5 फैशिस्ट पार्टी के लोगों को कैबिनेट में आप जगह दीजिए, उनको मेंबर्स बनाइए, इलेक्शंस, नए इलेक्शंस को आप अनाउंस कीजिए, और उनकी ये भी डिमांड थी कि गवर्नमेंट शुड एक्ट फर्मली ऑन द फॉरेन पॉलिसी. इकोनॉमिक रिफॉर्म पे वो जोर दे रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल. मसलिनी यूज्ड टू से इटली मस्ट एक्सपैंड और पेरिश. इनका मानना था कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप छोटे मोटे देशों को कब्जा नहीं करेंगे, उनके रिसोर्सेज को अपने रिसोर्स में नहीं मिलाएंगे, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो यू विल पेरिश, आप ख़त्म हो जाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सपैंड. How did the government respond to the demand of Mussolini? The Italian government rejected Mussolini's demand and Mussolini decided to march towards Rome. उन्होंने धमकी दी, उन्होंने एक सभा बुलाई, एक रैली की, उसमें स्पीच दिया कि either the government should surrender or we will march towards Rome and टॉपल द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेंगे. पर गवर्नमेंट ने इस अल्टीमेटम पे कोई खास जोर दिया नहीं. एंड देन मसलिनी मार्च्ड took place in 1922. The Italian government did not resist Mussolini's march क्योंकि जो किंग थे विक्टर इमैनुअल III, उन्होंने मना कर दिया कि आपको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ हाउ Mussolini reached Rome. Now the government got nervous and they resigned. Victor Emmanuel had to play its role as a constitutional duty. He had to appoint a prime minister. So King Victor Emmanuel III, fearing further instability, invited Mussolini to form the new government. और यहाँ से
फैशिस्ट रूल शुरू होता है, सरकार में अब फैशिस्ट पार्टी आ जाती है। आउटकम क्या था? मसोलिनी सक्सेसफुल मार्च टू रोम एंड द सब्सिक्वेंट इन्विटेशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द fascist rule in Italy. So that is how fascism came into power. Initially, Italy saw the benefits under the fascist regime. शुरू में तो लोगों को दिखा और उन्होंने किया भी, जो the way was very very extreme, but then in the long term the fascism proved disastrous for Italy and its people. Economic reform पे जोर दिया, political reform पे जोर दिया, military reform पे जोर दिया, social reform पे उन्होंने work किया. Mussolini dedicated himself to making Italy a powerful nation. He carried out administrative reforms. Mussolini took measures to reduce the devaluation of the Italian currency. Inflation की वजह से Italian currency बहुत devaluate हो चुकी थी, उसको उन्होंने अपग्रेड करने के लिए काम किया. He set up hydroelectric plants to overcome the shortage of कोल. इस तरह के प्लांट्स लगाए. इट ऑल्सो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट. ब्रिज बनवाए, कैनाल्स बनवाए, रोड्स बनवाए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, काम लोगों को दिया. ही ट्राई टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो. Social welfare measures. Mussolini tried to reduce unemployment by nationalizing the factories. जितनी भी industries थी, factories थी, उसको government के under में ले लिया, so that the working conditions of the factory workers could be improved. He also tried to establish a syndicate to improve the relationship between the capitalist and the workers. Workers और capitalist के relationship वैसे ही बहुत strained थे because of the socialism and communism. So एक ऐसा syndicate स्टैब्लिश किया जिससे कि ये रिलेशनशिप को बेटर किया जा सके. ही ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिक वर्क. वेरी इंप्रेसिव पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए, जिसमें कि रोड्स बिल्ड किए गए, ब्रिजेस बिल्ड किए गए, कैनाल्स बिल्ड किए गए और लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दिया गया. He made efforts to eradicate illiteracy by making schools, colleges and opening public libraries. So that was his social welfare programs. Military reform Mussolini का बहुत स्ट्रॉन्ग था. ही मेड ट्रेनिंग कंपल्सरी फॉर ऑल द अडल्ट पीपल इन इटली. ही ऑल्सो मेड द नेवी वेरी पावरफुल इन इटली. ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की नेवी जितनी मिल के होती, वैसे अकेले उन्होंने इटली की नेवी को खड़ा कर दिया था. ही वॉन्टेड टू मैच दैट विद फ्रांस एंड जर्मनी, सो ही बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी. अब देखो ये सारा कुछ हो रहा है एंड लीग ऑफ नेशन जो है वो चुप बैठा है. लीग ऑफ नेशन को दिख रहा है कि मिलिट्री एक्सपेंशंस किए जा रहे हैं और इतने एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशंस हो रहे हैं, उसके बाद भी लीग ऑफ नेशन इज नॉट इंटरफेयरिंग. सो यू आर गिविंग राइज टू अ डिक्टेटरशिप विच इवेंचुअली लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये हो गए या फिर एडोल्फ हिटलर हो गए. इनको अगर समय पे रोका गया होता तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 शायद नहीं होता. बट देन लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी. फॉरेन पॉलिसी जो मसोलिनी की थी, इट वॉज वेरी अग्रेसिव एंड द एम वॉज टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ द रोमन एम्पायर एंड मेक इटली इनटू अ ग्रेट नेशन अगेन. रोमन एम्पायर के समय जो ग्लोरी थी इटली की, वही ग्लोरी वापस चाहिए थी मसोलिनी को. एंड ही मेड श्योर दैट ही डिड एवरीथिंग राइट टू गेट दैट ग्लोरी बैक. देयर वॉज अ ट्रीटी ऑफ लैटेरान दैट वॉज साइंड बाय द पोप in 1929, and there the Pope is the head of the church, is the religious head, and he is the most supreme position. But here he accepted to be the subordinate of Mussolini. He accepted that position and he recognized him as the Italian government. So in return what did the Pope get? Pope was allowed to keep possession of the Vatican City. तो पोप को भी डर था कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनको भी मरवा दिया जाएगा, उनके खिलाफ भी पता नहीं कौन सी ऐसी कार्रवाई कर देगा मसोलिनी. तो he accepted his offer and he was ready to be his subordinate. In return what did he get? He got the Vatican City and St. Peter's Cathedral. The fascist government recognized Catholicism as the state religion. तो Catholicism को state religion बना दिया गया and Italy was declared as a Christian nation. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ लिया एंड दीज वर वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स. लेटर ऑन जो इम्पैक्ट्स हुआ वो क्या था? मसोलिनी बिकेम अ डिक्टेटर आफ्टर गेनिंग पावर.
took all the military and civil powers into his hand. Civil powers में क्या था? freedom of speech and expression उन्होंने बंद कर दिया, आप प्रेस को सेंसर कर दिया. Irony देखो, he himself was an editor and a reporter, और वो खुद सरकार के खिलाफ लिखते थे, इतनी पावरफुल स्पीचेस देते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन्होंने ही प्रेस को सेंसर कर दिया. तो look at the irony. Mussolini crushed his opponent brutally. जो कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता था या तो उसे मार दिया जाता था या उसे चुप करा दिया जाता था. तो जो बाकी लोग थे ये देख रहे थे, वो भी डर के कुछ नहीं बोलते थे. So that was his terror. All political party एक्सेप्ट द फैशिस्ट वर बैंड, और कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती थी. इनफैक्ट उसे बैन कर दिया गया था. देयर वाज जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी इन इटली ड्यूरिंग दैट टाइम एंड दैट वाज फैशिस्ट पार्टी. तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे मसोलिनी के विच इवेंचुअली लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो यही हैं. हाउ डिड फैशिज्म रोज टू पावर? What was the reason behind fascism rising to power? Definition of fascism, ideologies of fascism, and what is the similarity between the ideologies of Hitler and Mussolini, that is fascism and Nazism. तो यही 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. कॉम्बिनेशन में आते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन इससे होगा, या फिर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा. तो देयर यू विल जनरली फाइंड अ कॉम्बिनेशन. अलग से इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जनरली 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन होता है इन अ 10 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री. सो दिस इज फैशिज्म, नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. हिटलर का राइज कैसे हुआ? Just like Mussolini in Italy, Hitler also became a dictator in Germany. Adolf Hitler was an Austrian by birth. He fought in the German army during the First World War and attained a rank of corporal. Just like Mussolini, he also fought from the Italian army, and Hitler here also was part of the German army during the First World War. In 1919, he joined a small political group called the German Workers' Party, which was based in Munich. After the First World War, he joined a political party. He became the leader of the party, and later on he changed the name of the political party from German Worker to the National Socialist Party, which was later on known as the Nazi Party. बाद में नाजी पार्टी के नाम से ये पार्टी जानी गई. अब नाजी पार्टी हैड इट्स ओन आर्मी. इनकी अपनी आर्मी थी और आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. जस्ट लाइक मसोलिनी हु हैड दिस ग्रुप ऑफ पीपल, स्ट्रीट फाइटर्स वेयरिंग ब्लैक शर्ट, सेम वे एडोल्फ हिटलर हैड द सेम काइंड ऑफ आर्मी. One group wore brown shirt and the other group wore black shirt. जो brown shirts पहनते थे वो उनका function था to save its party members and break up the meeting of the opposition party. Whereas जो black shirts पहनते थे उनकी main duty थी to protect his own political party leaders. Hitler had planned to capture power through a march on Berlin. Hitler तख्ता पलट के इरादे से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको हटाने के लिए वो अपने फॉलोअर्स के साथ बर्लिन की तरफ मार्च करते हैं, लेकिन उनको रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल हो जाती है. जेल में वो एक किताब लिखते हैं, मैं कैंप्स दैट इज माई स्ट्रगल, विच एक्सप्रेस सम ऑफ द मोस्ट monstrous and horrendous ideas of the Nazi movement. In the election of 1932, he failed to win majority in Reichstag. elections होते हैं 1932 में और उनको majority नहीं मिलती है, लेकिन जो वेमार रिपब्लिक होती है वो भी अपनी promises को fulfill नहीं कर पाती है. That is the present government I'm talking about, and people lost all hopes from that government. इस condition में जो president होते हैं हिंडनबर्ग, वो हिटलर को chancellorship offer करते हैं. Hitler becomes the chancellor and he forms his first Nazi government on January 30th, 1933. Hitler becomes a dictator. General elections were ordered, but the Nazi party could not win a majority in the parliament. इतना टेरर होने के बावजूद भी नाजी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है. हिटलर then assumes dictatorial power. अपने डिक्टेरियल पावर्स को अज्यूम करते हैं. अब हिटलर का फॉल कैसे होता है? आफ्टर द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग्स डेथ, हिटलर बिकम्स द प्रेसिडेंट एंड चांसलर बोथ. अब उनके पास डबल पावर है, प्रेसिडेंट भी हैं और वो चांसलर भी हैं. ही अडॉप्टेड अ डेजिग्नेशन
of Führer, that is the leader, and he abolished the constitution. इतनी पावर आने के बाद सबसे पहले जो वो काम करते हैं वो जो संविधान होता है जर्मनी का उसको एबॉलिश कर देते हैं. हिटलर मेड हिमसेल्फ अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वॉज डिफीटेड बाय द एलाइड पावर्स. हिटलर सबसे बड़े कारण बनते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत के. और हिटलर की डेथ के बाद इन 1935 नाजिज्म केम टू एन एंड इन जर्मनी. जो नाजी पार्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारा जेनोसाइड के, मास किलिंग. 5.5 मिलियन Jews एंड अदर कम्युनिटीज वर killed and they suffered because they didn't belong to a superior race. तो ये है fall of Hitler. अब rise कैसे हुआ हिटलर का ये जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म, जो नाजी पार्टी है. सबसे पहला जो कारण बना वो था द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई. ट्रीटी ऑफ वर्साई जो साइन हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर imposed very harsh condition on Germany and people resented. They felt humiliated and they were very, very unhappy with the Weimar Republic who went on to sign the treaty. Germany was forced to cede a large chunk of territory to France, Belgium, Poland and Denmark. इन सारी कंट्रीज ने काफ़ी सारे रिसोर्सफुल एरिया जर्मनी के ले लिए. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज उनकी ले ली गई. उनको बहुत हैवी रेपरेशन पे करना पड़ा अलाइड पावर्स को. एंड द साइज ऑफ जर्मन आर्मी वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. तो उनको बिल्कुल पावरलेस करके छोड़ दिया गया. जर्मन पीपल वर वेरी अनहैप्पी. उनका ये मानना था कि जो लड़ाई है वो ऑस्ट्रिया हंगरी की वजह से शुरू हुई थी. सो व्हाई इज जर्मनी बीइंग टारगेटेड एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर. और इतनी हार्श ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी हम पे इम्पोज की गई है. सो दैट वॉज वन रीजन कि एडोल्फ हिटलर केम आउट एज अ person who promised to bring back the lost glory of Germany back to Germany. Now the second was the growing fear of communism. रशिया में क्या हुआ, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, that increased communist influence in Germany also. रशिया का जो भी कम्युनिज्म वाले जो राइट्स हुए उसका इन्फ्लुएंस ना ही सिर्फ रशिया तक सीमित था बट अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी फैल रहा था. तो देयर वर लॉट ऑफ कम्युनिस्ट फॉलोअर्स इन ऑल ओवर Europe. Now the communists gained seats in Reichstag, causing fear among the German. Hitler warned the communists would make German subservient to the Russian masters. उनका मानना था कि अगर ये कम्युनिस्ट सरकार लंबे समय तक रही तो हमें रशिया के अंडर में काम करना पड़ेगा. Promoted Nazism as the only way to the check of the growth. Hitler promoted Nazism as the only way to check the growing threat of communism. तो उन्होंने एक विकल्प दिया, एक ऑल्टरनेटिव दिया कि Nazism is the only way through which we can control the growth of communism. तीसरा जो कारण था राइज ऑफ नाजिज्म का वो था इकोनॉमिक क्राइसिस. जर्मनी फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. आपने तो उनके सारे रिसोर्सेज ले लिए हैं. अब जर्मनी को अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं. सो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो इम्पोज्ड बाय द अदर कंट्रीज. ट्रेड करने को रेडी नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे. High unemployment and misery among the Germans could be seen. तो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था जर्मनी. By June 1931, farmers' debt rose to $30 million, and Hitler gained support by promising to condone farmers' debt, to protect the capitalist interest without nationalizing the industries. इटली में देखो मुसोलिनी है, उन्होंने जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया. पर यहाँ पे हिटलर क्या कहता है कि आप जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी फैक्ट्री को नेशनलाइज नहीं किया जाएगा, ये वादा मैं आपसे करता हूँ. तो और क्या चाहिए लोगों को. लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हिटलर को एंड ही promised everything that people wanted to hear from a strong leader. Nazi exploited economic despair, assuring German that Nazi ideologies would restore Germans' glory. तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि सिर्फ नाजी पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी वजह से जर्मनी की जो लॉस्ट ग्लोरी है वो वापस आएगी. And people
were totally taken up by this promise. Resurgence of militant nationalism. Germans disliked the democratic parliamentary system, preferring prestige and glory to liberty and freedom. They believed a strong leader could restore Germans' past prestige, counter communism. Hitler promised glory and many welcomed him enthusiastically. एक strong leader की ज़रूरत थी during this political crisis and economic crisis, and they needed stability, and the powerful speeches of Hitler promised everything that the people wanted to hear. Anti-Semitic propaganda. Nazi propaganda targeted Jews, accusing them of treason during the war by conspiring with the Allies. उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने Allies की मदद की है. Exploiting Germans economically. ये exploit कर रहे हैं Germany को economically. Nazi blamed Jews for Germany's hardship, and patriotic propaganda helped rally German behind the Nazi पार्टी. ये एक प्रोपेगेंडा चला. एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. ऑफ कोर्स देयर वाज नो ऑपोजिशन. पॉलिटिकल पार्टी की कोई मेजॉरिटी ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. नाजी पार्टीज राइज वाज एडेड बाय लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग opposition party in Germany. Within minimal resistance, Nazi party popularly grew significantly. Now the establishment of volunteer corps. Treaty of Versailles significantly reduced Germany's army, leaving many soldiers unemployed. Treaty of Versailles की वजह से बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे. हिटलर ऑर्गेनाइज दीज अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स इनटू वॉलंटियर कॉर्प्स, फॉर्मिंग अ नाजी पार्टी आर्मी. द वॉलंटियर कॉर्प्स प्रमोटेड द नाजी पार्टी प्रोग्राम्स, वर्कड टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट. Hitler had a very charismatic personality. So Hitler possessed the quality of a popular leader. जो भी एक popular leader में quality होती है ना, वो सब हिटलर में थी. He was a shrewd politician. He was a courageous soldier and he attributed to it mastery in public speaking. बहुत ही बढ़िया orator. वो बोलते थे तो लाखों की तादाद में लोग उनको सिर्फ सुनने के लिए आते थे. And emotional persuasion. Emotional कर देते थे लोगों को अपनी speeches से. Hitler tailored his message to resonate with Germans, highlighted the betrayal of Germany through the Treaty of Versailles. बार बार लोगों को ये बताते थे कि Treaty of Versailles की वजह से हमें कितना humiliation face करना पड़ा है, और आप हमें चांस दीजिए, make me the leader and I will restore the glory of Germany back. Propagated the idea of Jewish communist conspiracy to dominate Germany. तो obviously वो Jews के खिलाफ थे. He always believed in a superior race. He was pro-Aryan and anti-Jews, and he made sure that the propaganda was done against the Jews. Resented the humiliation imposed by the Treaty of Versailles, supported Hitler's call. Now what did the Germans do? They resented the humiliation imposed by the Treaty of Versailles. They were not in favor of the Treaty of Versailles. Supported Hitler's call to avenge the humiliation and restore Germany's glory. तो लोगों को लगा कि भाई हिटलर जो कह रहे हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, because he is the one who is going to bring back the German glory back. Hitler assured that they would abide by the ideology, their economic misery would come to an end. तो उन्होंने अश्योर किया कि अगर आप उनका साथ देंगे तो जो इकोनॉमिक जो मिजरी है जर्मनी की, उससे वो लोगों को बाहर निकाल लेंगे. हिटलर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द मिलिट्री फोर्सेस. He made military training compulsory just like Mussolini, and he created employment and reinforced discipline. Economic reforms Hitler लेके आए. Factories were set up to provide work for laborers. He encouraged industrial and agricultural production and trade. He established a food corporation to regulate the food production, pricing and distribution. Food prices को regulate किया गया by fixing the prices so that it does not reach very high, so that the common people can buy the food. Introduce price control and incentives for workers. He discouraged strikes and encouraged capitalists to boost production. तो कैपिटलिज्म को इन्होंने इनकरेज किया. उनको लगा कि इनके बिना तो इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है, तो उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया टू बूस्ट द इकोनॉमी.
controlled import and export to maintain trade balance, increased production of armament, aeroplanes and naval ship. जो ट्रीटी ऑफ वसाई के थ्रू इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि आपकी नेवी नहीं रख सकते और मिलिट्री भी बहुत ही लिमिटेड रख सकते हैं, वो सारे जो ट्रीटी के टर्म्स थे उसको वायलेट करके वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे आगे बढ़ रहे थे. Undertook public work project like building government offices, housing and art galleries, dissolved trade unions, placing workers under strict control while claiming to safeguard their interest. उनको लगा अगर trade unions होंगे तो ये वापस हड़ताल करेंगे, they will go against the factory owners, and he ensured that this does not happen because that will disrupt the production. तो इस वजह से उन्हीं के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने ये सब बैन कर दिया. नाउ रेप्यूटेटेड पीस ट्रीटी को तो उन्होंने ऐसे रिजेक्ट किया एज इफ द ट्रीटी डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम. ही रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वसाई एंड इट्स टर्म, बिगैन रीआर्मामेंट जो कि मना था ट्रीटी के थ्रू. ही वायलेटेड द ट्रीटी कंडीशंस. ही एडवोकेटेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वसाई वाज क्लियरली डन बाय Hitler. Now countries like Great Britain, France, they were just watching Hitler do that. They were not even interfering. They were also scared that they did not want to enter into a war again so soon. They were still struggling to recover from the war. और उनको लग रहा था कि हिटलर वही ले रहा है जो उससे ट्रीटी ऑफ वसाई के थ्रू लिया गया है, वो वापस वही ले रहा है और जब उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो वो शांत हो जाएगा. But that did not happen. Acquisition of territories, pursued living space for Germany's surplus population. उस पे वो expansionist policy अपनी अपना रहे थे कि जर्मनी की population grow कर रही है, तो we need more territory, more land, so I am acquiring the territories nearby. Territories. He reclaimed regions like Saar and Rhineland. Rhineland जो Treaty of Versailles में ले लिया गया था, it was a very resourceful area of Germany. He took it back through war. He annexed Austria. जिस ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलके वॉर किया था उस ऑस्ट्रिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया by force and signed non-aggression pact for strategic purposes. That was the impact of Nazism. Now racial supremacy, ये तो बहुत ही horrendous इनका जो policy था. He promoted ideology of German as master's race. He believed in the superior race and he believed that Aryans are the superior race and the rest all are the inferior race and only the superior race must exist. He aimed to eliminate Jews, Christian and communists from the society, advocated racial purity and domination over others. जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ही सप्रेस सिविल लिबर्टीज एंड हार्शली ट्रीटेड अपोनेंट्स. कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको पनिश किया जाता था या फिर मार दिया जाता था. इम्पोज सेंसरशिप ऑन बुक, प्रेस एंड सिनेमा. ऑब्वियसली इसी के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, इसको इन्होंने बैन कर दिया, इस पे इन्होंने सेंसरशिप लगा दी. ही बर्न्ड एंटी नाजी बुक्स एंड मैगजीन्स. तो ह्यूज नंबर्स में इन बुक्स को बर्न किया गया, एनीथिंग दैट वाज एंटी नाजी. What was the similarity between the causes of fascism and Nazism? Similarities काफी हैं. They both were discontent after the Treaty of Versailles. Italy, though it was on the winning side in the First World War, लेकिन जो उनसे प्रॉमिस किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था, फ्रांस ने प्रॉमिस किया था, वो उनको मिला नहीं. So Italy was unhappy, whereas Germany was made responsible for the First World War और उनसे काफी सारे उनके रिसोर्सेज ले लिए गए थे, प्लस एक बहुत हैवी फाइन उन पे इम्पोज किया गया था. इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई दोनों ही कंट्रीज में. अनएम्प्लॉयमेंट था, देयर वाज अ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. There was altered democratic principle and preference for totalitarian system and one party rule. तो क्योंकि political instability थी, coalition governments थे, democracy work नहीं कर रही थी, that paved way for this kind of dictatorship. Fear of the spread of communism. लोगों में डर था कि कम्युनिज्म आ जाएगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा देश का. वैसे ही राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, स्ट्राइक हो रहे थे, तो
that is similar between both the countries. Political instability and class conflict between aristocrat and common people, ये भी similar था दोनों देशों में. Leadership provided by Mussolini and Hitler, तो दोनों countries में जो leadership provide की गई वो dictatorial थी, और people had accepted this kind of leadership because they wanted a strong leader during that time. That was the need for the country during that time. So that was the similarity. And to have faith in totalitarian rule, to despise democratic political system, सेम चीजें दोनों कंट्रीज में चल रही थी. टू होल्ड द स्टेट इज सुप्रीम एंड इट कुड सप्रेस द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. टू अपहोल्ड वन पार्टी वन लीडर, टोटलिटेरियन का एम ही यही है कि एक ही पार्टी रहेगी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाएगा और एक ही लीडर रहेगा जो सारे डिसीजंस लेगा और लोगों को उनकी बात माननी होगी. टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वीडियो में पढ़ा है. व्हाट इज एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर. टू रिगार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट, तो वॉर उन्होंने माना कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको सेफगार्ड कर सकते हैं. एंड टू अपहोल्ड द इंटेंसली नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल. ये सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैशिज्म एंड नाजिज्म.